अब है जी एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू population proportions P1 माइनस P2। हाँ जी, पेपर में आपको टेबल गिवन होगा, परेशानी होना, पेपर में टेबल देना आई कैप की जिम्मेदारी है, आपको टेबल गिवन होगा। अच्छा जी, अब याद रखना कि स्मॉल p1 पॉइंट एस्टिमेट ऑफ p1 माइनस p2 इज स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटरवल एस्टिमेट ऑफ कैपिटल P1 माइनस कैपिटल P2 इज। अब जरा देखें, अब आपने फार्मूला पढ़ा जी का, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। एक्स बार की जगह आ जाएगा स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 और म्यू की जगह आ जाएगा कैपिटल P1 माइनस कैपिटल P2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्मॉल p1 q1 ओवर n1 प्लस स्मॉल p2 q2 ओवर n2। ये फार्मूला यूज हो जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। ओके, अब चूंकि हमने ये फाइंड करना है, हमारा तो मेन आंसर ये है, तो p1 माइनस p2 इज इक्वल टू स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 प्लस माइनस z इंटू p1 q1 ओवर n1 प्लस p2 q2 ओवर n2 का अंडर रूट। ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा मेन फार्मूला है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो दोबारा सुन लें। तो वो आपको बात सुनाएगा यूएसए की और यूके की, यूएसए की और यूके की बात सुनाएगा और वो आपसे कहेगा कि भाई आपने सैंपल सेलेक्ट किया, यूएसए में से आपने 1000 बंदा सेलेक्ट किया और यूके में से आपने 1500 बंदा सेलेक्ट किया। ठीक हो गया। यूएसए में जनाब एजुकेटेड लोग जो हैं वो हैं 800 1000 में से, और यूके में से हैं जनाब 1100। ठीक हो गया, 1100 है, या थोड़ा सा कर लेते हैं जी 1200। ठीक हो गया, 1200 तो थोड़ा सा 1600 टोटल। ठीक हो गया जी, ये वो कह रहा है। अब वो कहता है फाइंड पॉइंट एस्टिमेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन population proportions of educated people of two countries। ये कहेगा आपको। ठीक है जी, और ये पहली रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट कहेगा जी फाइंड 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ P1 माइनस P2। वो ये कहेगा। ओके, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। अब आंसर निकालते हैं, आंसर कैसे निकालना है। अब पॉइंट एस्टिमेट निकालना है पहले, इज इक्वल टू स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2।
अब स्मॉल P1 कैसे निकलेगा, 800 को 1000 पे डिवाइड कर दें, ये 0.8 आ जाएगा। और P2 कैसे निकलेगा, 1200 को 1600 पे डिवाइड कर दें, 0.75 आ जाएगा। ये 0.80 और 0.75, ये बात समझ आ रही है। P1 है जी 0.8 और P2 है 0.75। ठीक हो गया जी, ओके। अब P1 माइनस P2 आ जाएगा जी हमारा 0.8 माइनस 0.75, 0.8 माइनस 0.75 करेंगे तो 0.05 हमारा पॉइंट एस्टिमेट आ जाएगा, 5%। ये पॉइंट एस्टिमेट है। अब अगली बात करते हैं हम इंटरवल एस्टिमेट की। ऑफ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू स्मॉल P1 माइनस स्मॉल P2 प्लस माइनस Z इंटू P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2। स्मॉल P1 की वैल्यू है 0.8, स्मॉल P2 की वैल्यू है 0.75 प्लस माइनस। अब 97% कॉन्फिडेंस हो तो Z की वैल्यू होती है 2.17। ये चेक कर लें जरा, अगर 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो Z की वैल्यू 2.17 होती है। बता दो बता दो बता दो बता दो, ये ना कहना कि समझ नहीं आई। ओके, वेरी गुड। अब 2.17, अब P1 की वैल्यू है 0.8। मुझे बता सकते हो Q1 की वैल्यू क्या होगी? Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू बता दो। Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू 0.2। वेरी गुड, शाबाश। अब N1 1000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। P2 की वैल्यू है 0.75। Q2 की वैल्यू क्या होगी? P2 की वैल्यू है 0.75, Q2 की वैल्यू 0.25। वेरी गुड। और N2 की वैल्यू हो जाएगी जी 1600। N2 की वैल्यू 1600। वेरी गुड। अच्छा जी बच्चों, ये तो आपको पता ही था कि ये तो है 0.05। पहले वाली वैल्यू तो आती है 0.05। वेरी गुड, हो गया। अब ये वाली वैल्यू जो आनी है, इसको जमा माइनस करके बताओ क्या आंसर आता है। 1.5861, 0.036, 12। चेक कर लो। अच्छा जी, एक दफा जमा करना, एक दफा माइनस करना, शाबाश। एक आ जाएगा 0.08612, माइनस करके क्या आता है? 0.01388। ठीक है जी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है जी, इसके साथ ही बच्चों आपका चैप्टर नंबर 17 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 17 में हमने जो टोटल फार्मूले पढ़े हैं, टोटल फार्मूले में आपको काउंट करवा देता हूं। एक पढ़ा है फार्मूला हमने जी का, एक फार्मूला हमने पढ़ा है टी का, एक फार्मूला पढ़ा है हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, और एक फार्मूला पढ़ा है हमने डिफरेंस बिटवीन मीन का, और एक फार्मूला हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। ये टोटल हमने 4 फार्मूले पढ़े। ये 4 फार्मूले आपसे हिफज नहीं हो सकते। ये टोटली हमने फार्मूले पढ़े। जी और टी का फार्मूला सिर्फ सेम है, सिग्मा की जगह एस आ गया, जी की जगह टी आ गया, बस। टोटल ये फार्मूले हैं, चैप्टर 17 कंप्लीट हो जाता है। इन फार्मूलों से चैप्टर 17 और 18 कंप्लीट हो जाता है। 17 में भी यही फार्मूले हैं और चैप्टर 18 में भी यही फार्मूले हैं। टोटल फार्मूले कितने हैं जी? 4। बस वो टी वाला अगर वेरिएशन डाल ली जाए तो 5 फार्मूले बनते हैं।
टोटल 5 फार्मूले हैं, चैप्टर 17 और 18 दोनों इसी से हो जाते हैं। यहां तक की बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, आज हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी चैप्टर नंबर 18 की। चैप्टर 18 पे स्टार्ट कर लेते हैं जी आज। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है जी? इट इज अ प्रोसेस in which we test a claim made on population. It is a process in which we test a claim made on population. ठीक है जी, हम पॉपुलेशन पे क्लेम होता है उसको टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग सैंपल। सैंपल को यूज करके पॉपुलेशन के ऊपर जो क्लेम होता है उसको टेस्ट करते हैं वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, एक मिनट है, याद रखना जी। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को एच नॉट से शो करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एच ए या एच वन से शो करते हैं। ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। एच नॉट का मतलब क्या है? इट इज ए हाइपोथेसिस विच इज फॉर्मुलेटेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। ठीक है जी, अभी ये क्या चीज होती है एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रखा हूँ। हाँ, नल हाइपोथेसिस में आपने जो बात याद रखनी है वो ये है, it may or may not be claimed but it always include equality sign। इसके साथ हमेशा इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। ये बात याद रहेगी कि नल हाइपोथेसिस के साथ हमेशा इक्वल टू का साइन आएगा। क्या ये बात याद रहेगी? बता दो, बता दो, बता दो। हाँ जी, ये बात याद रहेगी। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में याद रखना है, और कुछ याद रहे ना रहे, उसमें इनइक्वालिटी का साइन आता है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। क्या ये बात याद रहेगी? ठीक है जी, हम पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बातें कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? ए पर्सन क्लेम दैट, अब जरा सुन लो एग्जांपल। ए पर्सन क्लेम दैट एवरेज एज of matric student is 16 years। हाँ जी, एक बंदा है उसने क्लेम किया है कि एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट है जो 16 साल है। मुझे बच्चों ये सोच समझ के जवाब देना, क्या उसने ये जो क्लेम किया है ये तमाम स्टूडेंट्स की बेस पे किया है या कुछ 100 बच्चों या 150 बच्चों की बात कर रहा है? क्या ये पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहा है या सैंपल की बात कर रहा है? याद रखना बच्चों, क्लेम हमेशा पॉपुलेशन पे होता है, सैंपल पे नहीं होता। ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी मैट्रिक वाले बच्चे हैं ये उन सब की बात कर रहा है, ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तमाम बच्चों की बात कर रहा है जो मैट्रिक में, तो ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू इज इक्वल टू 16 ईयर्स, ये क्लेम है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, इसमें म्यू इज इक्वल टू 16 है, मुझे बताओ क्या हम इसको एच नॉट कहें या एच वन कहें? बताओ जरा, बताओ, शाबाश 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 शाबाश। ये हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, इसको एच नॉट से शो करेंगे। क्यों? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे बताएं जरा, शाबाश, वजह क्या है? वजह वजह वजह, इक्वालिटी का साइन आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, ये इक्वालिटी का साइन आ रहा है। अच्छा, अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? इसके अगेंस्ट। अब मुझे बताओ ये बंदा झूठा कब साबित होगा? ये बंदा झूठा कब साबित होगा? 16 से कम पे भी झूठा है और 16 से ज्यादा पे भी झूठा है। क्या ये बात समझ आ रही है?
16 से कम पे भी झूठा है और 16 से ज्यादा पे भी झूठा है। तो कम और ज्यादा इन दोनों साइन की बजाय अगर मैं नॉट इक्वल टू लगा दूं तो नॉट इक्वल टू में क्या ये दोनों साइन कवर हो जाते हैं? सोचो जरा। लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साइन नॉट इक्वल टू में आ जाएंगे। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 16 ईयर्स। ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जो हाइपोथेसिस होता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझ आ गया आपको? ओके जी, ओके। अब एग्जांपल नंबर 2, पर्सन क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स इज एट लीस्ट 16 ईयर्स। अब बताओ बच्चों, नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? शाबाश शाबाश। म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ये होगा एच नॉट। म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और H1 क्या होगा? ये बंदा क्लेम कर रहा है, ये बंदा झूठा कब साबित होगा? जब किसी बंदे की उम्र 16 से कम साबित हो जाए, लेस देन 16। क्या ये बात समझ आ गई है? अब कोई बंदा 100 साल की उम्र में भी मैट्रिक करेगा, क्या ये बंदा झूठा साबित होगा? अगर एक बाबा जी 100 साल की उम्र में मैट्रिक कर रहे हैं तो क्या ये बंदा झूठा साबित होगा? नहीं। लेकिन एक बच्चा 14 साल की उम्र में पता चलता है कि 14 साल की उम्र में वो मैट्रिक कर रहा है, क्या उस वक्त झूठा साबित होगा? ठीक है जी। तो 100 साल वाला बाबा भी अगर मैट्रिक कर रहे हैं ना तो ये बंदा झूठा साबित नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे की उम्र 14 साल होगी तो ये झूठा साबित हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब तीसरी एग्जांपल देखो। ए पर्सन क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स इज एट मोस्ट 16 ईयर्स। अब बताएं जी, अब बताएं म्यू एच नॉट क्या होगा और H1 क्या होगा? एट मोस्ट 16 ईयर्स, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 16। अच्छा जी, ये क्लेम है, ये झूठा कब साबित होगा? जब म्यू क्या होगा जी? ग्रेटर देन 16 होगा। क्या ये बात समझ आती है जी? ओके। अब एग्जांपल नंबर 4 है, पर्सन क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स इज अबव 16 ईयर्स। अब बताएं जरा, सोच समझ के जवाब देना। H0 और H1, 16 16, म्यू म्यू। बताएं जी, किसके साथ क्या साइन आएगा? H1 के साथ म्यू इज ग्रेटर देन 16, ये होगा क्लेम। H0 के साथ साइन क्या होगा? ये झूठा कब साबित होगा? जब लेस देन इक्वल टू होगा 16। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपने कि H0 के साथ लिखा हुआ मे और मे नॉट बी क्लेम। इट मे और मे नॉट बी क्लेम, क्लेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इट मे और मे नॉट बी क्लेम, ये भी क्लेम हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन H1 के साथ हमेशा इनइक्वालिटी का साइन आएगा और H0 के साथ हमेशा इक्वालिटी का साइन आएगा, ये बात याद रखनी है आपने।
बच्चों मुझे बताओ H0 और H1 समझ आ गया अच्छी तरह से? सवाल गौर से पढ़ो ना। क्लेम डेट अबव, अबव का मतलब होता है ग्रेटर देन। ओके, अब आगे सुनो। ए सिगरेट मैन्युफैक्चरर claims that average nicotine content in his product is 0.8 मिलीग्राम। सोच समझ के जवाब देना। सिगरेट बनाने वाला बंदा है, ये सिगरेट बनाता है, तंबाकू डालता है, और निकोटीन जो है ये डेंजरस कंटेंट है। अब वो कहता है, सिगरेट मैन्युफैक्चरर बनाने वाला कहता है कि भाई अगर मेरे सिगरेट में निकोटीन जो होती है वो 0.8 मिलीग्राम होती है, तो सोच समझ के जवाब देना। H0 और H1 म्यू म्यू 0.8 0.8। हाँ जी, किसके साथ क्या साइन आएगा? अच्छा जी, H0 के साथ आ जाएगा इक्वल टू। मुझे बताओ, क्या 0.8 मिलीग्राम से अगर कम होती है निकोटीन, क्या तब भी ये झूठा है? क्या 0.8 मिलीग्राम से कम अगर निकोटीन निकल आए, क्या ये तब भी झूठा है? सोच लो। क्या इस पे केस किया जा सकता है कि भाई निकोटीन कम निकली है सिगरेट में से? क्या इस बंदे पे केस किया जा सकता है कि 0.8 मिलीग्राम से कम निकोटीन निकली है? तो फिर ये झूठा तो ना हुआ। अगर 0.8 मिलीग्राम से नीचे निकोटीन निकल आई, क्या इस बंदे के ऊपर केस किया जा सकता है? सवाल है। निकोटीन डेंजरस कंटेंट है, अगर नहीं निकलेगा तो क्या इस बंदे को कोर्ट में सजा होगी? सोच लो। नहीं होगी। वो तो खुश होगा कि देखो मेरा कंटेंट तो कम निकला है। ये झूठा साबित नहीं होगा। झूठा सिर्फ एक सूरत में साबित होगा कि जब उसकी निकोटीन कंटेंट की क्वांटिटी 0.8 मिलीग्राम से कम हो। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है जी। म्यू इज ग्रेटर देन। तो क्या हम कह सकते हैं कि उसका क्लेम कुछ इस तरह से है, लेस देन इक्वल टू। ये झूठा उसी वक्त साबित होगा जब निकोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। सोच लो। अच्छा, आगे सुने। आपने सुना होगा, वो कहता है जी, बल्ब मैन्युफैक्चरर, बल्ब कौन सा जी? फिलिप्स मैन्युफैक्चरर, बल्ब मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट एवरेज लाइफ ऑफ हिज बल्ब्स इज 4000 आवर्स। 4000 आवर्स। हाँ जी, अब जरा बताओ, बताओ जी जरा क्या करें? किसके साथ क्या साइन आएगा? बता दो बता दो बता दो, शाबाश। यहां पे इक्वल, और यहां पे क्या साइन आएगा? ग्रेटर देन। सोच लो। या लेस देन? लेस देन आएगा। 4000 घंटे से ज्यादा बल्ब चल गया तो झूठा साबित नहीं होगा। झूठा सिर्फ उसी सूरत में साबित होगा जब 4000 घंटे से कम चलेंगे। अगर उसका बल्ब 4500 घंटे चल जाए तो क्या वो शर्मिंदा होगा? क्या ये झूठा होगा? बताओ जरा। क्या हम उसको कह सकते हैं कि तुम झूठे हो, तुम्हारा बल्ब 4500 घंटे चलता है? ये झूठा सिर्फ एक सूरत में साबित होगा जब 4000 से कम घंटे चलेंगे। वेरी गुड। ठीक है जी बच्चों, क्या यहां तक की बात समझ आ गई है? सब बच्चों को बता दो, शाबाश।